हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके अनसॉल्व पेपर के जो भी सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो सभी आज के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में साइंस के पूरे फिजिक्स वाले पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय के, वो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ जिन बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो अपनी जरा तैयारी चेक करें कि उनकी तैयारी कहां तक है। ये जिसको नहीं पता है वो चीजों को ध्यान से देखेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक लेवल से यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से समझाएंगे। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप सेशन को पूरा देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव हैं फटाफट से बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कीजिए और जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों सेशन का ये पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों की शुरुआत की गई है जहां पर मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लगभग मान के चलो 70% चांसेस होते हैं आपके मिस्टेक करने की। प्रॉब्लम क्या? सीधे पढ़ लिए, निम्न में से कौन सा सही है? प्रकाश, विद्युत, चुंबकीय तरंग। मतलब इसमें से जो सही लगा उस पर टिक मार के चले आए। ठीक है, उस पर टिक करके, और ये जो बैठा हुआ है विशेषण शब्द, ठीक है, नहीं, नेगेटिव शब्द जो यहाँ बैठा हुआ है ये छूट जाता है। ठीक है, जल्दबाजी में क्या होता है, ये नहीं वाला शब्द छूट जाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पूछ रहा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए चेक करते हैं। प्रकाश, विद्युत, चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल ठीक बात है। कक्षा 12 के अकॉर्डिंग जब आपको प्रकाश की परिभाषा पढ़ाई जाएगी तो सबसे पहली लाइन यही है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये प्रकाश के डेफिनेशन की पहली लाइन है, तो ये भी आपका करेक्ट है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये पिन होल कैमरा के द्वारा आप इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है? निम्न में से प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो अब बचा कौन हमारे पास? केवल और केवल बचा डी, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। नहीं, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे आ जाइए। पहला क्वेश्चन हुआ सबका क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें, ये है समतल दर्पण। ठीक है, इसका एक साइड अगर हम क्या करें, पॉलिश कर दें तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी से पहले आप वक्रता त्रिज्या की बात कर लो। इस यानी कि गोले में हम कितनी दूरी ले लें कि अगर हम चाप लगाएं तो इस प्रकार से गोल ना बन के सीधा बने। गोल ना बन के क्या बने? सीधा बने। गोला प्रकार कितना आप फैलाओगे कि आपका ये गोलाकार ना बन के सीधा बने? तो इसके लिए गोले प्रकार की जो दूरी होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। यानी कि दूरी जितना अधिक होगा ये स्ट्रेट लाइन होने की उतनी संभावनाएं होंगी। ठीक है, दूरी जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेट लाइन होने की उतनी ही संभावना है। दूरी कम होगी तो ये कर्व होता चला जाएगा। ठीक, लेकिन हमसे पूछा कितनी, किसकी बात की है? समतल। तो समतल दर्पण तो बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा होता है। तो सीधे होने के लिए इसकी फोकस दूरी क्या होनी पड़ेगी? अनंत होना पड़ेगा। ठीक है, कितना होगा बच्चों? अनंत होगा, यानी कि इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, जितने भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस का
सौर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं या क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर देखा जाए तो क्रैश कोर्स की प्राइस जो है आप ही सबसे ज़्यादा मिनिमम है 599 रुपये में, और क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, पिछले 3 साल का पेपर, वो भी सोल्यूशन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, रिवीजन क्लासेस आपको मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की, यानी कि सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और सौर बैच के क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको टॉप 100 बैच में भी बिल्कुल फ्री में ऐड किया जाएगा। टॉप 100 बैच में क्या है, आपकी स्मार्ट क्लास नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, 3 साल के पेपर है, मॉडल पेपर है, ये सारी चीजें भी आपको इसके साथ साथ फ्री में मिल रही है। ठीक है, तो अगर एक बैच आप परचेज करते हैं तो दूसरा आपको फ्री में मिल जाएगा, और ये आपका कूपन कोड है, इस कूपन कोड को आप यूज कीजिएगा। अगर कूपन कोड काम कर रहा होगा तो आपको मान के चलिए 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो भी होगा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो बेटा बैच से जुड़ जाइए, और अगर आपको पेमेंट करने में कहीं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देख रहे हैं ये वो स्टूडेंट है जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर पिछले बार के बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हुए हैं। ठीक है, 95, 95, 94, 94, 93, 93, 91 और 90% तक बच्चे स्कोर किए हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अगर अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो बेटा बैच से जुड़ जाओ बिना देरी के। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो ऐसा किस दर्पण में होगा, ऐसा किस दर्पण में होगा। देखो, समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण में आप चाहे दूर रख लो, चाहे पास रख लो, कहीं पे भी रख लो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। और वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उसमें हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उसमें हम उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें अगर वस्तु जो है दर्पण से दूर है तब उल्टा बनता है, लेकिन जब वस्तु के एकदम दर्पण के पास आ जाता है तो सीधा बनता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे, आपको पता होगा कि केस नंबर जो आपका 5 और 6 है, केस नंबर 5 और जो आपका 6 है उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो हमने आपको बताया था उसका ये केस नंबर 5 या 6 आप देखोगे। ठीक है, क्लियर है, इसमें एक जैसा बनता है, कहीं पे भी रखो, इसमें भी एक जैसा बनता है। ठीक है, कहीं पे भी रखो, तो ये तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई एक दर्पण जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि बात कर रहा है तो कोई ना कोई जरूर होगा। तो बचा कौन हमारे पास, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। अभी अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसी का ये रिजल्ट है, उसी क्वेश्चन का ये रिजल्ट है अवतल दर्पण का। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहां रख दें कि उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बने, वो सीधा बने, आभासी बने। तो ये कहां पर होता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है। ठीक है कहीं मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी बच्चों यहां बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जहां पर हम अगर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर। आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, एफ बराबर पूछ रहा, और एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि r/2। तो ये हो जाएगा 32/2 यानी कि 16, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। चलिए
इसका ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा इसका आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। देखिए जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है ना, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक बार इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने की जरूरत नहीं, बस इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अच्छे से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लो, ठीक है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आप अच्छे से पढ़ लो, तो इसका एक स्पेशल क्लास जो है हमने लिया भी है, ये इस पर वीडियो भी होगा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। इस नाम से आपको क्लास मिल जाएगी। अगर आप वो चीज नहीं देखे हो तो वो चीज आप देख लो, उससे क्या है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, अति लघुत्तरीय वाले भी काफी ज्यादा वहां से आपको मिल जाएंगे, और बहुविकल्पीय वाले जितने भी प्रश्न दर्पण से रिलेटेड बनते हैं वो आपके बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग अगर देखिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, या कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, तो एक बार आप दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम है वो चीज बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका दोगुना कर दो, क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या आ जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि r बराबर क्या होता है 2 गुणे f, और f बराबर कितना दिया है 10, तो 10 दूनी 20, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा ये बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई विचलित होता है तो वो आपका बैगनी है। तो अपवर्तनांक अगर किसी रंग के लिए सबसे अधिक होगा तो वो आपका है बैगनी, ठीक है। तो बैगनी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कितना विचलित होगी, I माइनस R के बराबर विचलित होगी, I माइनस R के बराबर विचलित होगी, यानी इसका जो विचलन कोण होगा वो क्या होगा, I माइनस R के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखें। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो क्षमता बराबर होता है बेटा P बराबर होता है 1/f, जहां पे ये क्या है, F जो है आपका किस में होना चाहिए, ये F होना चाहिए मीटर में, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां अगर आपका ये F मीटर में नहीं दिया है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए अलग फार्मूला 100/f, ये सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, P बराबर 1/f, 1/f वाला नहीं लगेगा बल्कि 100/f लगेगा। क्यों 100/f लगेगा, क्योंकि जो फोकस दूरी है वो क्या है, सेंटीमीटर में दिया, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया होता तब ये वाला फार्मूला लगता आपका, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहीं पे मान रख लो, तो 100 फोकस दूरी कितनी है, 50, 50 × 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया 2। तो यानी इसका जो फोकस दूरी क्या था, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस होगी, तो जो भी आंसर आएगा ये आपका प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि +2 डायोप्टर, ठीक है, +2 डायोप्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ अगले प्रश्न पर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी यानी देखो P बराबर क्या होता है 1/f, या F बराबर 1/p, ठीक है, 1/p। तो 1/p, P का मान कितना दिया है 5, तो 1 में 5 से भाग करोगे आएगा 0,
दशमलव लग जाएगा 0.2, ठीक है, इतना मीटर, 0.2 मीटर। या इसी को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे, है कहीं मीटर में, नहीं, सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा करना होगा, 0.2 गुणे 100, तो ये आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अरे 100 दहम में 200, एक अंक के बाद दशमलव है, तो 200 में एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 200, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 20 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के बाद 0, 0 का कोई मतलब नहीं, तो हो गया 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों आपके सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों और ऑप्शन नंबर डी जो है आपके दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपके मन में सवाल ये जरूर उठता होगा कि सर इसमें से सही या करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी भी है और डी भी है, ठीक है, सी और डी दोनों है, लेकिन ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक। अब क्लियर है, आई बात समझ में। यहां ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत थी। आगे वाले दोनों प्लस में हैं, पीछे वाले दोनों माइनस में हैं, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है, फोकस दूरी। किसकी बात किया है, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो किसी भी मनुष्य के स्वस्थ आंख की अगर हम बात करें तो उसके लिए दूर बिंदु जो है वो आपका अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की अगर बात करेगा तो भैया ये तो बिल्कुल भी नहीं गलत होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब, किसमें, दूर दृष्टि दोष में। चलिए आगे देखिए। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये सबसे कम किस रंग के लिए होता है। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फटाफट से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग के लिए होता है, फटाफट से इसका आंसर बताएं जल्दी। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की अगर बात करेगा तो सबसे ज्यादा वाला हम बता दे रहे हैं, सबसे कम आप बताओ। सबसे ज्यादा की अगर बात करेगा तो इसमें नीला हो जाएगा, सबसे ज्यादा अगर बात करेगा तो नीला हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा की बात करेगा तो नीला, क्योंकि बैगनी ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है बैगनी में, ठीक है। बैगनी के बाद आता है नीला, फिर नीले में हो जाएगा, ठीक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल, ठीक है। तो सबसे कम किसके लिए हुआ, लाल रंग के लिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है। कांच का अपवर्तनांक बच्चों सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, कांच का अपवर्तनांक। तो सिंपल सी बात है, जिस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा या जिस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, या जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा उसके लिए उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो प्रकीर्णन अगर देखा जाए तो बैगनी के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी के लिए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कांच का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिकतम अगर होता है तो वो बैगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई गुणे टी, ठीक है। या आई बराबर क्या होता है,
Q अपान टी, तो यहां से पक्षांतर करोगे Q बराबर क्या हो जाएगा I गुणे टी। एम्पियर सेकंड की बात कर रहा था, इसका मतलब I है और गुणे टी है, I और गुणे टी मिलकर क्या बनाते हैं Q, और Q का मात्रक क्या है आवेश। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया आवेश का, किसका मात्रक हो गया आवेश का। आई बात समझ में, कहां से क्वेश्चन घूमा है, आगे बात समझ में, बोलो जल्दी हाँ या ना। ठीक है, एम्पियर गुणे सेकंड किसका फार्मूला है आवेश का। Q बराबर क्या होता है NE भी होता है, I गुणे टी भी होता है, या I बराबर क्या होता है Q अपान टी होता है। तो यहां से पक्षांतर करोगे, टी यहां भाग में है, इधर आएगा गुणे में, तो Q बराबर हो गया I गुणे टी। I का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक हो गया सेकंड, तो एम्पियर गुणे सेकंड किसका मात्रक बना आवेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी भी बताया हमने, क्या होता है एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा ओम, क्या होता है ओम होता है। नेक्स्ट, ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम का जो नियम है वो क्या है V इक्वल टू होता है आई आर, क्या होता है V इक्वल टू आई आर, है कहीं ऑप्शन में, ये रहा V इक्वल टू आई गुणे आर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, या V अपान I बराबर क्या होता है नियतांक होता है, और यही नियतांक हमारा क्या होता है बेटा R होता है। यही नियतांक किसके बराबर होता है R के बराबर होता है। तो बटे वाला फार्मूला कहीं दिख नहीं रहा, तो गुणे वाला है, तो यहाँ I के साथ गुणा है, पक्षांतर करोगे क्या हो जाएगा, सॉरी भाग है, तो यहाँ पक्षांतर करोगे गुणा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, घंटा किसका मात्रक है समय का, किसका मात्रक है समय का। ठीक है, और जब भी वाट के साथ समय आएगा, जब भी अगर वाट की हम बात करें, ये वाट आपके शक्ति का मात्रक है, लेकिन जब भी वाट के साथ समय आ जाएगा, ठीक है, जब भी जो है आपका वाट के साथ समय आएगा, यानी कि P के साथ समय, समय का मतलब T, तो ये बराबर हो जाता है W, और W क्या है कार्य है, W क्या है कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और यहाँ पे कार्य है नहीं, तो कार्य किस और कौन सी ऐसी राशि है जिसका मात्रक जूल होता है ऊर्जा। ठीक है, तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक। पोस्टमार्टम हुआ, समझ में आया। जब भी वाट, जब भी आप वाट देखोगे, तो वाट देखते ही आप शक्ति, आपको याद आएगा शक्ति, यानी वाट जो है शक्ति का मात्रक है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वाट के साथ क्या ऐड हुआ है घंटा, और घंटा किसका मात्रक है समय का। तो यानी वाट के साथ साथ समय अगर जुड़ रहा है, वाट के साथ अगर समय कहीं लग रहा है, तो अब फिर ये क्या हो जाएगा कार्य का मात्रक हो जाएगा, या ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत ऊर्जा की इकाई या मात्रक होती है, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा, भैया वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट बटे घंटा ये भी आपका क्या है शक्ति का ही मात्रक है, किलोवाट प्रति घंटा। लेकिन किलोवाट गुणे घंटा, यानी कि अगर समय गुणे में आ गया है, तब ये क्या हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, अभी भी पीछे इस क्वेश्चन को हमने देखो, पीछे सेम क्वेश्चन था ना, किलोवाट घंटा किसका मात्रक था विद्युत ऊर्जा का, वही सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। ठीक है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। कैसे 1 किलो, 1 किलो में कितने, 1 किलो में कितने किलो 1 किलो, ठीक है 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट में कितने वाट हुए 1000 वाट। ठीक है, क्योंकि 1 किलो वाट की बात कर रहा है ना, अगर सिर्फ वाट बोलता तो एक, लेकिन एक आगे किलो लग गया तो मतलब हो गया 1000 वाट। ठीक, और कह रहा फिर घंटा, घंटा, घंटा को सेकंड में बनाओ, गुणे करोगे 60, ये हो गया मिनट, अब ये हो गया 60 सेकंड। कर लो 6 36, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, अब दशमलव लगा लो, 1 2 3 4 5 6, 3.6 कर लो। अब काउंट करो दशमलव कहाँ आया है, अभी फिलहाल यहाँ था 1 2 3 4 5 6, 6 अंक किसका है, तो 10 की पावर 6 जूल हो गया, 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं।
कितने होते हैं 746 वाट। एक अश्व शक्ति में बेटा होते हैं 746 वाट। तो इस तरीके से आज के इस सेशन के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो हो गए बेटा कंप्लीट। अब कल इसके आगे जो है हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे कि 2 महीने में आप पूरे साइंस की तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कल का जो है ये इंपॉर्टेंट सेशन होगा कि 2 महीने में आप साइंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप अभी तक क्रैश कोर्स बेटा नहीं ज्वाइन किए हैं तो क्रैश कोर्स आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 599। इसके अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, पिछले 3 साल का पेपर, साथ ही साथ रिवीजन क्लास और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नहीं कि हर एक विषय की तैयारी। ठीक है, और वहीं पे इसके साथ साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ साथ आपको टॉप 100 बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेगा स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, पिछले 3 साल के पेपर और मॉडल पेपर। ठीक है, क्लियर है। और आप ये कूपन कोड यूज करेंगे संजीव सर तो आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी आपकी फीस जो है वो कुछ और कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।